कहानी की शुरुआत एक गेमर लड़के से होती है जो अपने पसंदीदा गेम में एक हाई लेवल कैरेक्टर खेल रहा होता है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया होता है जहां उसका मैक्स लेवल कैरेक्टर आखिरकार हार जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसे इस हार का बिल्कुल भी दुख नहीं होता क्योंकि उसके दोस्त इस पूरे मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी दौरान अचानक उसे गेम की डेवलपर टीम की तरफ से एक स्पेशल ऑफर मिलता है। वो बिना ज्यादा सोचे समझे एक्सेप्ट बटन दबा देता है और यहीं से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अगले ही पल वो खुद को एक अजीब से कमरे में खड़ा पाता है। चारों तरफ लोग उसे ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। हालात और भी अजीब तब होते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसका शरीर बदल चुका है और वो अब अपने गेम के सबसे खतरनाक और ओवरलोडेड कैरेक्टर लूफास की बॉडी में आ चुका है। यानी वही कैरेक्टर जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश की थी। अब जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता है पूरा कमरा एक भयंकर प्रेशर से भर जाता है। उसके मुंह से निकली हल्की सी आवाज भी इतनी खतरनाक एनर्जी छोड़ती है कि कमरे में मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं जैसे कोई इनविजिबल पावर ने उन सबको दबा दिया हो। अंदर से वो लड़का पूरी तरह से घबराया हुआ होता है लेकिन बाहर से उसका कैरेक्टर इतना डरावना है कि कोई उसकी हालत समझ ही नहीं पाता। तभी उसे याद आता है कि लूफास के पास एक इंटिमिडेशन स्किल है जो कि अपने आप ही एक्टिव हो गई है। वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और उस स्किल को बंद करने की कोशिश करता है और फाइनली कुछ देर के बाद जाकर माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है। अब वो धीरे से लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन लोग इतने डरे हुए होते हैं कि कोई ठीक से उसे जवाब ही नहीं दे पाता। बट आखिरकार उसे पता चलता है कि जब लूफास को सील किया गया था तब से 200 साल बीत चुके हैं और अब राजा ने एक नए हीरो को बुलाने के लिए समनिंग रिचुअल किया था, लेकिन गलती से उन्होंने हीरो की जगह लूफास को ही बुला लिया। यानी दुनिया का सबसे खतरनाक बॉस फिर से लौट आया है। अब उस लड़के को पूरी तरह से समझ आ जाता है कि वो सच में गेम की दुनिया में फंस चुका है, लेकिन वह डरने के बजाय अंदर से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन चुका है। हालांकि उसे यह भी समझ आ जाता है कि उसकी मौजूदगी ही लोगों के लिए डर का कारण है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि यहाँ रुककर लोगों को हार्ट अटैक देने से अच्छा है कि थोड़ी डिस्टेंस बना ली जाए। अब यहाँ पर वो सबको भरोसा दिलाता है कि अब उसका दुनिया पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और उसे हीरो बनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद फिर वो राजा से कहता है कि वो बस इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद वापस आ जाएगा। इतना कहकर दुनिया का सबसे खतरनाक लास्ट बॉस चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे उस लड़के को ये भी समझ में आने लगता है कि लूफास के विंग्स कैसे काम करते हैं और अब वह बिना किसी परेशानी के उन्हें इस्तेमाल करने लगता है। असल में लूफास वही मेन कैरेक्टर थी जिससे उसने गेम की शुरुआत की थी और इस गेम का एक खास रूल था, प्लेयर द्वारा किए गए बड़े बड़े काम सीधे गेम की कहानी का हिस्सा बन जाते थे और उसने जितना समय और पैसा लूफास पर लगाया था उसकी वजह से लूफास इस दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी कैरेक्टर बन चुकी थी। वह चाहता तो हमेशा के लिए लीडर बोर्ड के टॉप पर रह सकता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे ये सब कुछ बहुत बोरिंग लगने लगा। इसलिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने सभी टॉप प्लेयर्स को दो हिस्सों में बांट दिया, लाइट वर्सेस डार्क, और फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त युद्ध शुरू करवा दिया। इस युद्ध का रिजल्ट ये हुआ कि लूफास को हराने के बाद उसे सील कर दिया गया। जहाँ उसके लिए ये सिर्फ एक मजेदार गेम था, वहीं इस दुनिया के लिए वह युद्ध एक विनाश बन गया। पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका था और यही वजह थी कि आज भी लोग लूफास से इतना डरते थे। सबसे मजेदार बात ये थी कि उसने और उसके दोस्तों ने उस पूरे युद्ध के दौरान गेम का असली मकसद यानी कि डीमन लॉर्ड को हराना पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और इसी वजह से डीमन किंग आज भी जिंदा है। हालांकि फिलहाल लूफास इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह डिसाइड करती है कि उसे बाद में निपटेगी और अभी के लिए वह सिर्फ इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है क्योंकि अब ये गेम उसकी असली रियलिटी बन चुका था। सबसे पहले वह अपने पुराने बेस पर जाती है। ये वही जगह थी जहाँ से उसने उस युद्ध के दौरान सब कुछ कंट्रोल किया था। 200 साल बाद भी वह जगह काफी शानदार लग रही थी, बस हर तरफ हल्की धूल जम चुकी थी। लूफास धीरे से अपने पुराने थ्रोन पर बैठ जाती है और उस लड़के के दिमाग में पुराने दिनों की यादें आने लगती है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ग्रुप चैट में की गई बेवकूफी भरी बातें। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ उसे अजीब लगने लगता है क्योंकि अब वो सब यादें उसे ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे वो सच में हुई हो। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वह तुरंत चौकन्नी हो जाती है क्योंकि इस जगह पर किसी का होना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही वह सामने देखती है तो वहाँ एक नीले बालों वाली लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है डीना, और डीना उसे देखते ही बेहद खुश हो जाती है क्योंकि वह पिछले 200 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन लूफास उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। अब ये सुनकर बेचारे डीना का दिल यहीं पर टूट जाता है और फिर वह भी प्राग के गाने सुनने लगती है।
मुझे तू प्यार न करना। वह धीरे से कहती है कि वह लूफास की सबसे लॉयल एडवाइजर थी और इतने सालों से इस जगह पर अकेले इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद अचानक उस लड़के को सब कुछ याद आ जाता है। जब ये बेस बनाया जा रहा था तब उसने बस मजे के लिए एक एनपीसी सेट किया था जो इस जगह का ख्याल रखे, और वही एनपीसी आज इस रियल दुनिया में डीना बन चुकी थी। ये सोचकर उसे थोड़ा बुरा लगता है कि वह 200 सालों से अकेली यहाँ फंसी हुई थी। इसलिए लूफा स्माइल करते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और दोस्तों, अगर डीना यहाँ पर नहीं होती तो ये बेस कभी सुरक्षित नहीं रह पाता। अब यह सुनकर डीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर लूफास उससे जानना चाहते थे कि इन 200 सालों में दुनिया में क्या क्या बदला है, तो वह डीना से सब कुछ बताने को कहती है। अब डीना यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है कि उसके हार के बाद जिन 7 हीरोज ने मिलकर उसे हराया था उन्होंने अपनी अपनी अलग नेशन बना ली, लेकिन समय के साथ उनमें से 4 हीरो मर चुके हैं और बाकी 3 अब भी जिंदा है। अब ये सुनकर लूफा सोच में पड़ जाती है कि क्या वे सच में उसके पुराने दोस्त हैं या फिर सिर्फ इस दुनिया के एनपीसी बन चुके हैं। अब वह डिसाइड करती है कि वह जल्द ही उनसे मिलेगी। इसके बाद डीना बताती है कि डीमन किंग ओम अब भी जिंदा है, क्योंकि लूफास को सील करने के बाद भी वो 7 हीरो उसे पूरी तरह हरा नहीं पाए थे। फिर वह एक और बड़ी बात बताती है कि लूफास के 12 हेवनली स्टार्स अब भी इस दुनिया में मौजूद है। हालांकि ज्यादातर अपने अपने रास्ते जा चुके हैं और ये वही एलाइट ग्रुप था जिसे उसने खुद बनाया था, एक ऐसी फौज जो उसके एक आदेश पर पूरी दुनिया हिला सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि वो सब कहाँ हैं? अब डीना उसे बताती है कि उसे उनमें से 6 का लोकेशन पता है और उनमें से 2 ने शायद डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली है। अब ये सुनकर लूफास थोड़ा सैड हो जाती है कि इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर वह शांत होकर कहती है तो उनकी अच्छी क्लास ली जाएगी। अब उसके पास एक नया मकसद था। पहले वह सिर्फ दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन अब उसे अपने 12 हेवनली स्टार्स को वापस इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बेकाबू हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। आगे वह डीना से कहती है कि पहले स्टार का लोकेशन बताओ। अब डीना तुरंत एक मैप निकालती है और एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है कि वहाँ एक हीरो पिछले कुछ सालों से रह रहा है और एक हेवनली स्टार लगातार उस जगह पर हमला कर रहा है। अब इतना सुनते ही लूफास खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि यही से शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद वह तुरंत वहाँ से निकलने लग जाती है, लेकिन तभी डीना उसे रोक लेती है, क्योंकि बिना तैयारी के जाना सही नहीं था। वह उसे बताती है कि लूफास के पास एक सिक्का तक नहीं है और 200 साल में उसका सारा पैसा बेकार हो चुका है। अरे यार कोई बात नहीं, पैसे हम रास्ते में कमा लेंगे। अब दोस्तों, ये सुनकर डीना अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक लेजेंड अब पैसे कमाने की बात कर रही थी। लूफास हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि अब मुझे कौन पहचान पाएगा, लेकिन तभी डीना उसे कहती है कि एल्फ जैसी लंबी उम्र वाली रेस अभी भी जिंदा है और उन्होंने तो शायद तुम्हारे नाम से अपने बच्चों को डराना भी शुरू कर दिया होगा। ऊपर से किंगडम ने तुम्हारी वापसी पर पब्लिक वार्निंग भी जारी कर दी है। इसके बाद डीना उसे एक आइडिया देती है कि अगर लूफास को पैसे कमाने हैं तो उसे एक एडवेंचर बनना होगा। इसलिए वह उसे एक ट्रेड सिटी के बारे में बताती है जहाँ एक बड़ा एडवेंचर गिल्ड है। अब दोनों वहाँ जाने का फैसला करती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लूफास के काले पंख वो किसी भी भीड़ में तुरंत ध्यान खींच सकते थे, इसलिए वह उन्हें एक बड़े से क्लॉक के अंदर छुपा लेती है। लेकिन ऐसा करने से उसे चलने में दिक्कत होने लगती है और अंदर घुटन भी महसूस होती है। यार चलो, थोड़ी तकलीफ ही सही, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद दोनों एडवेंचरर गिल्ड पहुंच जाती है। दरवाजे पर खड़े होकर लूफास अचानक रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी पुराने अड्डे पर वापस आ गई हो, जहां हर तरफ अजीब लोग, मिसफिट्स और डीजेनरेट्स भरे हुए हो। असल में गेम की कहानी के अनुसार डार्क नेशन बनाने से पहले लूफास खुद एक एडवेंचर रह चुकी थी, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी कि यह पहली बार था जब इस गिल्ड में कदम रख रही थी। फिर भी सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? सुनो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब यहाँ पर लूफास तुरंत अपनी सोच से बाहर आती है। अरे कुछ नहीं, चलो जॉब बोर्ड देखते हैं। इसके बाद दोनों जॉब बोर्ड के सामने पहुँचती है। डीना की नजर एक पोस्ट पर जाती है। 3000 क्वेंस का रिकॉर्ड, बस कुछ खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना है। अब लूफास इसे देखती है और सोचती है कि ऑफर बुरा नहीं है, लेकिन फिर वह हिसाब लगाती है कि इसमें पूरा हफ्ता निकल जाएगा और वह साइड क्वेस्ट पर इतना समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद दोनों आगे बढ़ती है। तभी डीना को एक और जॉब दिखती है, एक हंटिंग मिशन। कुछ ऑक्स को मारने पर 1500 क्वेंस का रिवॉर्ड। अब ये सुनते ही लूफास को ये परफेक्ट लगता है, क्योंकि ऑक्स को हराने के बाद बहुत कम चांस होता है कि उनका खास मीट मिले, और अगर कोई उसे खा ले तो उसकी मैक्स हेल्थ बढ़ जाती है। यार क्यों ना एक साथ हंटिंग भी कर ली जाए और थोड़ा एचपी भी बढ़ा ली जाए। अब उसी शाम दोनों उस गांव में पहुंचती है जहां से ये रिक्वेस्ट आई थी। वहां उनका सामना गांव के चीफ से होता है, एक थका हुआ बूढ़ा आदमी जो सब कुछ खत्म होते देख चुका था। वह बहुत ही हैवी आवाज में कहता है कि ऑक्स काफी समय से गांव को तबाह कर रहे हैं
हैं वह लड़कियों को उठा ले जाते हैं, लोगों को मार डालते हैं और गांव की हर चीज को राख बना देते हैं। अब वह दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह उन्हें इस ऑक्स से बचा ले। अब डीना स्माइल करते हुए उसे भरोसा दिलाती है, आप चिंता मत कीजिए, लूफास इन ऑक्स को पलों में ही खत्म कर देगी। अब ये सुनकर चीफ की आंखों में उम्मीद जाग जाती है और वो दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद लूफास और डीना अपने हथियारों के साथ उस घने जंगल की तरफ बढ़ती है जहाँ से ऑक्स की गंध आ रही थी। आगे कुछ देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार उन्हें ऑक्स का ठिकाना मिल जाता है। जंगल के अंदर ऑक्स के डेन के बाहर 2 ऑक्स पहरा दे रहे होते हैं। लूफास तुरंत अटैक करने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसने अभी तक अपना स्टेटस स्क्रीन चेक ही नहीं किया। अब वह तुरंत उसे ओपन करती है और फिर इसके बाद रिलैक्स होती है। वो देखती है कि उसकी सारी मैक्स लेवल एबिलिटीज अब भी वैसे की वैसे ही हैं। यानी इन ऑक्स को खत्म करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा घबराती है क्योंकि स्क्रीन पर किसी को मारना और हकीकत में किसी को खत्म करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ पल सोचने के बाद वह आखिरकार एक एबिलिटी एक्टिवेट करती है। उसकी चारों तरफ कई तलवारें बन जाती है और अगले ही पल वे बिजली की रफ्तार से हवा को चीरते हुए सीधे उन दोनों ऑक्स को चीर देती है और फिर हम देखते हैं कि हवा में खून की गंध फैल जाती है। यह नजारा इतना डरावना था कि डीना कुछ पल के लिए ही सहम जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके लिए यह सब बहुत ही नॉर्मल था। कुछ ही पलों में पूरे डेन को पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया आ चुका है। इसके बाद सैकड़ों ऑक्स बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते लूफास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम देखते हैं उनके बीच में एक विशाल ऑर्क खड़ा होता है जो कि उनका लीडर होता है। अगर कोई आम लीडर होता तो वह अब तक मर चुका होता, लेकिन लूफास के लिए सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हो रहा था। वह समझ जाती है कि उसे और तलवारों की जरूरत नहीं है। वह हल्की सी स्माइल करते हुए अपना क्लॉक पीछे फेंक देती है और फिर हम देखते हैं कि अगले ही पल वह गायब हो जाती है। बस हल्की सी चमक दिखाई देती है और ऑक्स के सिर हवा में उड़ने लग जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा मैदान शांत हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि लूफास धीरे धीरे उस बड़े ऑर्क लीडर के सामने आ जाती है। मैंने तुम्हारी पूरी टीम खत्म कर दी है, अब तुम क्या करोगे? तभी गुस्से में भरा ऑर्क पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन लूफास हिलती तक नहीं। उसके चेहरे पर बस हल्की सी स्माइल होती है। वह धीरे से आगे बढ़ती है और अपने हाथ से उसे हल्का सा टच करती है और अगले ही सेकंड उसके सिर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। और दोस्तों, वह बिना किसी मेहनत के पूरे ऑक्स को खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि वह सच में ही बेहद खतरनाक होती है। इसके बाद डीना कुछ पल तक बस उसे देखती रह जाती है, फिर दोनों ऑक्स की बॉडीज को हार्वेस्ट करना शुरू करती है। हम देखते हैं कि लूफास यहाँ पर खुश होती है क्योंकि उसे एक ऑर्क का टेंडर लाइन सही सलामत मिल जाता है। अब डीना उसे समझाती है कि ऑक्स की सारी वाइटैलिटी उनके इसी हिस्से में जमा होती है और अगर ये हिस्सा डैमेज ना हो और कोई इसे खा ले तो उसकी ताकत सीधे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। अब डीना यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है कि वह उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाएगी। फिर वह एक के बाद एक पोर्टल बनाती है और सभी ऑक्स की बॉडीज उनमें स्टोर कर देती है। अब ये देखकर लूफास थोड़ा हैरान होती है। उसे पता था कि डीना के पास ये एबिलिटी है, लेकिन उसे इतना यूजफुल देखना अलग ही था। अब वह मन ही मन सोचती है कि अगर कभी मुसीबत आई तो ये टेलीपोर्टेशन स्किल बहुत काम आएगी। अब दोस्तों, उनका अगला मिशन था ऑक्स द्वारा अगवा की गई महिलाओं को बचाना। कुछ देर के बाद दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि दर्जनों महिलाएं होती हैं, पर हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कोई भी घायल नहीं थी। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अब लूफास उसे कहती है कि गेम की लोर के अनुसार ऑक्स औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बस उनकी शक्ल डरावनी होती है और उनका करिश्मा बेहद कम, इसलिए वे इम्प्रेस करने के बजाय सीधे किडनैपिंग पर उतर आते हैं। अब ये सुनकर डीना हैरान रह जाती है, यार क्या ये डरावने मॉन्स्टर भी जेंटलमैन हो सकते थे? जो भी हो, किडनैप करना फिर भी गुनाह है। आगे हम देखते हैं कि वह एक विशाल रॉक फिस्ट समन करती है और पूरी गुफा को तबाह कर देती है ताकि कोई भी और जिंदा ना बचे। यार क्या हम इन औरतों की यादें मिटा दे ताकि उन्हें इस डरावने अनुभव की यादें ना रहे? नहीं, तुमने इसे इतना आसान कैसे बोल दिया, जैसे ये कोई रोज का काम हो। क्या तुम सच में किसी की यादें मिटा सकती हो? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो किसी की पर्सनैलिटी भी बदल सकती हूँ। ये सुनकर लूफास को उसकी पावर्स थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन वह शांत रहकर कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने जो देखा है उन्हें उसे स्वीकार करना होगा। हमारा काम बस उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाना है। इसके बाद वह एक गोलेम समन करती है और उसे आदेश देती है कि सभी महिलाओं को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव तक पहुंचाए। हम देखते हैं कि मिशन उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से पूरा हो जाता है, लेकिन लूफास के मन में एक सवाल था कि अगर ये इतना आसान था तो किसी और ने इसे पहले क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर डीना हल्के से स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि यहाँ किसी के पास इतना बड़ा रिस्क लेने का मोटिवेशन नहीं है। फिर लूफास उससे पूछती है कि क्या ऑक्स का टेंडर लाइन ही सबसे बड़ा इनाम है, पर हम देखते हैं कि डीना यहाँ पर सिर हिलाकर मना करती है कि शायद उसके समय में ऐसा था,
था, लेकिन अब के वॉरियर सिर्फ नाम के वॉरियर्स है। जानती हो इस युग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है? अगर वो इस युग का सबसे ताकतवर है तो शायद मुझसे कम नहीं होगा। तभी डीना एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर लुफास के चेहरे का रंग उतर जाता है। वह कहती है कि इस युग का सबसे ताकतवर फाइटर सिर्फ लेवल 120 तक पहुंचा है। क्या सिर्फ 120? क्योंकि उसके टाइम में सैकड़ों प्लेयर्स आसानी से लेवल 1000 प्लस तक पहुंच चुके थे। अब डीना यहाँ पर हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है कि वो लोग अलग थे, वो पिछले युग के असली खिलाड़ी थे जो हर सेकंड ट्रेनिंग करते थे, यहाँ तक कि नींद भी छोड़ देते थे। लेकिन वही अब के लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके लिए गेम नहीं बल्कि असली जिंदगी है। असल में वह इतनी मेहनत करने से पहले ही मर जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लुफास आसमान की तरफ देखती है और सोच में पड़ जाती है कि जिस दुनिया को वह जानती थी वह इतनी कमजोर कैसे बन गई। फिर हम देखते हैं कि उसे खुद ही जवाब मिल जाता है। उसके लिए यह सब एक गेम था जहाँ लेवल अप करना नॉर्मल था, लेकिन इन लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी है और कोई भी अपनी जिंदगी सिर्फ ताकत के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। अब कुछ देर के बाद दोनों वापस गाँव लौटती है। गाँव वाले अपनी बचाई हुई औरतों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। वे सभी औरतें दिल से लुफास का शुक्रिया अदा करती है। लुफास भी उन्हें खुश देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि अगर इन्हें उसकी असली पहचान पता चल जाए तो शायद ये लोग उससे डर जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि गांव का मुखिया दोनों को उनका इनाम दे देता है। डीना उसे अच्छे से चेक करती है और दोनों फिर वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। पर हम देखते हैं कि मुखिया उनसे कुछ पूछता है। सुनो, क्या हम इस गोलेम को रख सकते हैं? हाँ, अगर फिर से कोई हमला हुआ तो ये गोलेम पूरी गाँव की रक्षा करेगा। आप लोग सच में जरूर कोई भगवान के दूत हैं। अब ये सुनते ही लुफास अंदर ही अंदर थोड़ी हंस देती है। अब जैसे ही वे आगे जाने लगती है तो गांव वाले उनका नाम पूछते हैं ताकि वे उन्हें हमेशा याद रख सके। अब लुफास बिना सोचे असली नाम बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी डीना बीच में आकर एक दूसरा नाम बता देती है। अब हम देखते हैं कि लुफास यहाँ पर थोड़ी चिढ़ जाती है, लेकिन डीना उसे याद दिलाती है कि वह पहले ही तय कर चुके हैं कि उन्हें अपनी असली पहचान छुपानी होगी, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो पूरा राज्य डर जाएगा। अब उनके पास सफर के लिए काफी पैसे थे, इसलिए वे सीधे सिविल जाने का फैसला करते हैं। हालांकि लुफास थोड़ी टेंस थी क्योंकि वहाँ उन्हें एक खतरनाक काम करना था, अपनी ही हेवनली स्टार्स में से एक एरिस को रोकना। साथ ही उसे यह भी जानना था कि उसके पुराने साथी अब भी जिंदा है या नहीं। इसलिए वे डिसाइड करती है कि सबसे पहले वह एक शक्तिशाली एल्फ मैजिस से मिलेगी। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते हैं, लुफास नोटिस करती है कि चारों तरफ छोटे छोटे चमकते हुए कण हवा में लगातार तैर रहे हैं। सुनो, ये क्या है? अब डीना एक्साइटेड होकर कहती है कि ये माना पार्टिकल्स है। इस जगह की जमीन इतनी समृद्ध है कि माना खुद हवा में तैर रहा है। ये इस बात का सबूत था कि वे स्वेल नेशन के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन लुफास अपने चारों तरफ देखकर कहती है कि उसे तो ये एक नॉर्मल शहर जैसा लग रहा है। फिर वे शहर के मुख्य गेट पर पहुंचते हैं, जहां गार्ड उन्हें रोकता है और कहता है कि अंदर जाने के लिए पासपोर्ट जरूरी है। अरे, ये कोई एयरपोर्ट है क्या? लुफास को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हम देखते हैं कि वो थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन डीना बिल्कुल शांत रहती है क्योंकि उसके पास एक खास स्किल थी, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी। अब हम देखते हैं कि वह तुरंत नकली पासपोर्ट बना देती है और गार्ड को दिखाती है। अब गार्ड बिना शक किए उन्हें अंदर जाने देता है। शहर के अंदर घूमते हुए डीना लुफास को बताती है कि इस शहर की स्थापना एक महान एल्फ मैजिस ने की थी। यह शहर अपनी मैजिकल नॉलेज और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माना भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए दूर दूर से मेज और स्कॉलर्स यहाँ आते हैं। अब आगे का क्या प्लान है? लुफास उसे अब बताती है कि सबसे पहले मैजिस से मिलेगी क्योंकि उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अब ये सुनकर डीना थोड़ी डर जाती है। उसे लगता है कि लुफास सीधे उसके कैसल पर हमला करने वाली है, लेकिन लुफास उसे भरोसा दिलाती है कि वह सिर्फ मिलने के लिए जा रही है और खासकर एरिस के हमलों के लिए उसे माफी भी मांगनी है। लेकिन उससे पहले लुफास कहती है कि वह लाइब्रेरी जाना चाहती है क्योंकि अभी भी उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना था। अब दोनों लोगों से लाइब्रेरी का रास्ता पूछती हैं और तभी उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम होता है ग्रैंड। अरे, तुम दोनों यहाँ की नहीं लगती। क्योंकि दोस्तों, इस शहर में हर कोई जानता था कि लाइब्रेरी पूर्व दिशा में है। उसके पास समय था, इसलिए वह उन्हें खुद वहाँ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब डीना उसे थैंक यू कहती है और अपना परिचय देती है एक ट्रेवलिंग मर्चेंट के रूप में और लुफास को अजीब और मिस्टीरियस कर्मचारी बता देती है। अब दोस्तों, ये सुनकर लुफास चुपचाप उसका पैर दबा देती है क्योंकि भला कौन अपने साथी को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड ये सब नोटिस
नोटिस करता है और उसे समझ आ जाता है कि लुफास वाकई थोड़ी अलग है, लेकिन वह यह भी मानता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। ये देखकर लुफास को थोड़ा सुकून मिलता है कि वह उस पर शक नहीं कर रहा। शहर के अंदर चलते हुए ग्रैंड उन्हें रास्ता दिखाता है और बताता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे और मिलनसार है। डीना चारों तरफ देखकर हैरान होती है, यार यहाँ तो सब लोग कितने जोश में हैं। हाँ, स्वेल के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मेहनती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वह कहता है कि पिछले कुछ सालों से इस नेशन पर लगातार एरिस के हमले हो रहे हैं और इसी वजह से कई लोग अब यहाँ रहना पसंद नहीं करते। अब हम देखते हैं कि यह सुनकर लुफास का चेहरा उतर जाता है और अंदर ही अंदर उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस हालात के पीछे उसकी भी गलती है। अब ग्रैंड नोटिस करता है कि वह डर गई है, इसलिए वह उसे समझाते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह शहर की रक्षा के बारे में बताता है कि पूरे शहर के नीचे एक विशाल झील है और वह असल में एक गोलेम है जिसे एक महान क्रिएटर मैजिस ने बनाया था। अब तक जितनी बार भी एरिस ने हमला किया है, हर बार उसी गोलेम ने शहर की रक्षा की है। अब ये सुनकर लुफास उस झील को स्कैन करती है और उसे समझ में आता है कि वह सच में एक गोलेम ही है और उसका लेवल लगभग 500 होता है, जो लुफास के लिए कुछ खास नहीं था। लेकिन जैसे ही वह उसके एचपी को देखती है वो मिलियंस में होती है। अब वह थोड़ी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर मैजिस ने इतना पावरफुल गोलेम बनाया है तो उसकी स्किल्स वाकई कमाल की होंगी। कुछ देर के बाद ग्रैंड उन्हें शहर के ट्रांजिट स्टेशन पर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि यहाँ से आगे का रास्ता बहुत आसान है। इसके बाद लुफास और डीना दोनों उसे दिल से थैंक यू कहते हैं। अब जैसे ही ग्रैंड जाने लगता है, लुफास चुपचाप उसका स्टेटस स्कैन करती है और हम देखते हैं कि उसका लेवल 82 होता है। हम देखते हैं कि टेक्निकली ये बहुत बड़ा लेवल नहीं होता, लेकिन इस युग के हिसाब से वह काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता था। इसके बाद डीना कहती है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं और दोनों अपनी अगली यात्रा की ओर निकल पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए लुफास को एक अजीब बात याद आती है कि उसने अपनी ओरिजिनल गेम में ये जगह कभी देखी ही नहीं थी। मतलब ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी, वह बदल चुकी थी। कुछ देर के बाद दोनों लाइब्रेरी पहुंच जाती है। अब लुफास सीधे हिस्ट्री सेक्शन में चली जाती है। उसे जानना था कि इन 200 सालों में क्या क्या हुआ। वह एक के बाद एक किताबें पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ अजीब किताबों पर पड़ती है और हम देखते हैं कि उन किताबों में लिखा होता है कि सातों हीरोज ने लुफास को सील करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब ये देखकर लुफास चौंक जाती है क्योंकि इस शहर को खुद मैजिस चला रहा था जो उन्हीं 7 हीरोज में से एक था। फिर यहाँ ऐसी किताब कैसे हो सकती है। अब डीना उसे समझाती है कि मैजिस ने यहाँ कोई तानाशाही नहीं बनाई, उसने लोगों को बोलने की आजादी दी है, इसलिए यहाँ कोई भी अपने विचार खुलकर रख सकता है। अब वह आगे बताती है कि लोग हीरोज से नफरत नहीं करते, लेकिन अब उन्हें लगता है कि लुफास उतनी बुरी भी नहीं थी जितना सबने समझा था। हम देखते हैं कि लुफास ये सब चुपचाप सुनती रहती है। अब डीना आगे उससे कहती है कि 200 साल पहले लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन अब वह डर धीरे धीरे खत्म हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि उसके शासन में कई लोग की जिंदगी बेहतर थी। अब लुफास एक किताब खोलती है जिसमें लिखा होता है कि एक रहस्यमयी ब्लैक विंग अचानक प्रकट हुई थी जिसने दुनिया को अपने अधीन कर लिया, लेकिन असल में उसने लोगों को एकजुट किया था। वह शक्तिशाली थी लेकिन क्रूर नहीं, लेकिन इंसान अपनी आजादी वापस चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर उसे सील कर दिया और यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन डीमन आर्मी को रोकने वाली असली ताकत लुफास और उसके 12 हेवनली स्टार्स ही थे। जैसे ही लुफास सील हुई, डीमन आर्मी ने मौका देखा और हमला कर दिया। हीरोज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी और धीरे धीरे इंसानों की दुनिया कमजोर होती गई। अब हालत ऐसे थे कि मानव जाति खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। ये सब जानकर लुफास के दिल में बेचैनी भर जाती है। वह सोचती है कि जो युद्ध उसने शुरू किया था वह तो सिर्फ एक गेम था उसके लिए, लेकिन असल में उसने एक पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी और वह जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वह डिसाइड करती है कि सबसे पहले एरिस से मिलेगी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन अचानक जोर से हिलने लगती है। पूरा शहर कांप उठता है जैसे कोई भयंकर भूकंप आया हो। चारों तरफ अलार्म बजने लगते हैं और सैनिक को बॉर्डर पर बुलाया जाता है। अब लुफास चारों तरफ देखती है और डीना से पूछती है कि क्या यहाँ ऐसे भूकंप आते रहते हैं। नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब ये सुनते ही लुफास समझ जाती है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, ये जरूर एरिस का हमला है। अब हम देखते हैं कि वह एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती और तुरंत एक ग्लाइडर समन करती है और डीना से कहती है कि जल्दी ऊपर जाओ। अब हम देखते हैं कि दोनों आसमान में उड़ने लगती है और शहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन उड़ते हुए लुफास के मन में एक सवाल उठता है। एरिस तो हमेशा एक शांत मासूम स्वभाव का मॉन्स्टर था, वह कभी इस तरह हमला नहीं करता, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहा है।
हम देखते हैं कि लुफास के मन में अब एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे सील कर दिया गया था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी। उसे एक और बात परेशान कर रही थी कि उसे एरिस के बारे में इतनी बातें कैसे याद हैं, जबकि उसने गेम में उससे कभी मुलाकात भी नहीं की थी। लेकिन अभी इन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं था। सबसे पहले उसे किसी भी कीमत पर एरिस को रोकना था। पर तभी हम देखते हैं कि कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहाँ एरिस बस एक छोटा सा मेमना था, अकेला जंगल में भटकता हुआ। और तभी उसकी मुलाकात लुफास से होती है। लुफास उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि एक रेनबो शिप, एक लेजेंडरी मॉन्स्टर जो हर 500 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। हम देखते हैं कि वे धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है, लेकिन छोटा एरिस डर के मारे पीछे हट जाता है और वहीं पर रोने लग जाता है। लुफास उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि ये बेचारा हमेशा से इंसानों और मॉन्स्टर से भागता रहा है, क्योंकि उसकी ऊन सोने से भी ज्यादा कीमती थी। सुनो, अगर तुम्हें अपनी हालत पर इतना दुख है तो रोने से क्या होगा? अगर बदलना है तो लड़ना सीखो, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही रोते रहोगे। हम देखते हैं कि उसके शब्द सीधे एरिस के दिल में उतर जाते हैं। अब वह अपने आंसू पोंछता है और अचानक लुफास पर ही हमला कर देता है। यह देखकर लुफास पहले तो चौंकती है, फिर हल्का सा स्माइल करती है क्योंकि उसे उसका जज्बा बहुत पसंद आता है। हम देखते हैं कि वह उसे बहुत ही आसानी से रोक देती है। चलो तुम मेरे साथ चलो, एक दिन मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पहले साथी बनो। सुनो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हम देखते हैं कि छोटा मेमना सिर हिलाता है। असल में उसका कोई नाम ही नहीं था। लुफास आसमान की तरफ देखती है और कुछ सोचकर कहती है, अब से तुम्हारा नाम एरिस होगा। अब वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ ग्रैंड और उसकी सेना पूरी तेजी से फ्रंट लाइन की ओर बढ़ रही होती है। यह साफ था कि एरिस एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका था, लेकिन जैसे ही ग्रैंड फ्रंट लाइन पर पहुंचता है, उसके सामने मॉन्स्टर्स की एक विशाल सेना खड़ी होती है जो शहर के गेट की ओर बढ़ रही थी। अब ग्रैंड के मन में डर पैदा हो जाता है कि इतनी बड़ी सेना को रोकना लगभग नामुमकिन था। अब उसे याद आता है कि पहले आया भूकंप असल में एरिस की वार डिक्लेरेशन थी, क्योंकि लुफास का एक सख्त नियम था कि कोई भी बिना घोषणा किए हमला नहीं करेगा, और एरिस ने हमेशा यह नियम का पालन किया था। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में शहर की एडवांस फोर्स भी पहुंच जाती है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि सभी मेज और आर्चर्स फायर करेंगे। हम देखते हैं कि अगले ही पल तीरों और मैजिक अटैक्स की बारिश शुरू हो जाती है। कई मॉन्स्टर्स वहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद बाकी सैनिक भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं ताकि दुश्मनों को तब तक रोका जा सके जब तक मेन फोर्सेस ना आ जाए। हम देखते हैं कि ग्रैंड सबसे आगे लड़ रहा होता है, उसकी तलवार चमक रही होती है और हर वार के साथ एक दुश्मन गिर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथी इतने मजबूत नहीं थे। कई सैनिक बेरहमी से मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि हालत तेजी से बिगड़ रही होती है और ग्रैंड को लगने लगा था कि अब ज्यादा देर तक टिकना नामुमकिन है। और तभी अचानक आसमान से बर्फ के अनगिनत टुकड़े गिरने लग जाते हैं। पूरा मैदान एक पल में जम जाता है। अब सभी लोग शहर की ओर देखते हैं और वहाँ से दो आकृतियां सामने आती है, मैजिस और उसका वाटर गोलम लिविया। अब उन्हें देखकर सभी के चेहरे पर होप दिखता है। सुनो, सभी पीछे हट जाओ, अब ये लड़ाई लिविया संभालेगी। अब हम देखते हैं कि लिविया आगे बढ़ती है और अपने वाटर मैजिक से दर्जनों मॉन्स्टर को एक ही वार में खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि वही दूर खड़ी लुफास ये सब देख रही होती है। वह रेडी थी कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो वह संभाल लेगी। लेकिन अब जब मैजिस और लिविया आ चुके थे तो उसे लगा कि शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लुफास मैजिस को देखती है और धीरे से कहती है कि क्या ये अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था। हम देखते हैं कि वह चुपचाप उसका स्टेटस स्कैन करती है और ये देखकर चौंक जाती है। मैजिस अब सिर्फ लेवल 500 पर ही था और उस पर एक अजीब सा श्राप भी लगा हुआ था, कर्स ऑफ द वैंक्विश्ड, मतलब कि दोस्तों पराजितों का अभिशाप। हम देखते हैं कि लुफास कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रहती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो आखिर हुआ क्या है। वह डीना से पूछती है, तुम्हें इस श्राप के बारे में कुछ पता है? अब डीना सोचकर जवाब देती है कि उसने एक अफवाह सुनी थी, जब सातों हीरो डीमन लॉर्ड को हराने में असफल रहे तो उन पर एक भयानक श्राप लगा दिया गया, जिसने उनकी ताकत का आधा हिस्सा हमेशा के लिए सील कर दिया। यानी मैजिस अब कभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये सुनते ही दोनों के चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। अगर लिविया हार गई तो ये शहर सच में तबाह हो जाएगा। तभी जमीन फिर से जोर जोर से कांपने लग जाती है और पहाड़ों की तरफ से एक विशाल आकृति आगे बढ़ती दिखाई देती है। हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि एरिस होता है। उसे देखते ही पूरा मैदान फिर से युद्ध के माहौल में बदल जाता है। अब एरिस और लिविया आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। मैजिस को पूरा भरोसा था क्योंकि एरिस का एलिमेंट फायर था तो लिविया ही जीतने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविया एक पावरफुल वाटर स्पाइरल अटैक करती है जिससे एरिस पीछे हट जाता है। लेकिन अगले ही पल एरिस पूरी ताकत से एक विशाल फायरबॉल फेंकती
फेंकता है। अब सबको लगता है कि शायद निशाना चूक गया, लेकिन हम देखते हैं कि असल में उसका टारगेट लिविया नहीं था। उसका असली निशाना था मैजिस, क्योंकि वह बिना किसी सुरक्षा के अकेला खड़ा था। लेकिन जैसे ही एरिस का वो खतरनाक फायर ब्लास्ट मैजिस को लगने वाला था, तभी लिविया बिजली की स्पीड से आगे आती है और अपने वाटर मैजिक से पूरी आग को एक ही पल में बुझा देती है। थैंक गॉड। अब वह तुरंत उसे आदेश देती है, लिविया पूरा मैदान टाइडल वेव में बदल दो। हम देखते हैं कि अगले ही पल एक विशाल पानी की लहर एरिस की तरफ बढ़ती है, लेकिन एरिस अपनी फ्लेम होप स्किल एक्टिवेट करता है और हवा में छलांग लगाकर सीधा मैजिस की तरफ बढ़ने लगता है। आगे मैजिस तुरंत अपने सामने एक बैरियर बनाता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ आधी ताकत थी। धीरे धीरे एरिस की आग उस ढाल को क्रैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से लिविया हमला करती है और एरिस का गला पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि एरिस पूरी तरह से जकड़ जाता है। वहीं सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, उसे खत्म कर दो। लुफास अब क्या होगा? लुफास उससे कहती है कि इस बैटल में लिविया जीत जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वार भी जीत जाएगी। है क्या मतलब? अब यहाँ पर लुफास समझाती है कि लिविया की एचपी लगभग खत्म हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि यही एरिस की असली प्लानिंग थी। वो जानता था कि वो उसे 1 वर्सेस 1 में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने उसे धीरे धीरे कमजोर किया। अब वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। इम्प्रेसिव एरिस, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अगले ही पल वो डीना का हाथ पकड़ती है और सीधा मैदान में कूद जाती है। उधर एरिस अपना अगला पावरफुल ब्लास्ट चार्ज कर रहा होता है। लुफास हवा में घूमते हुए एक जबरदस्त किक मारती है और एरिस को सीधा पहाड़ों के पार उड़ा देती है। अब यहाँ पर पूरा मैदान सुन्न हो जाता है। सैनिक, मैजिस, यहाँ तक कि डीना भी, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह आखिर है कौन? अब हम देखते हैं कि लुफास अपनी पहचान छुपाती है। वह कहती है कि अभी सवाल मत पूछो, एरिस से मैं खुद निपटूंगी। सावधान रहना, एरिस अकेला नहीं है, कोई और उसे भड़का रहा है। अब लुफास उससे कहती है, जब सलाह पुराने दोस्त से मिले तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। और हम देखते हैं कि वो सीधे पहाड़ों की तरफ उड़ जाती है। अब जैसे ही वो एरिस के सामने पहुंचती है, तुम आखिर हो कौन? अब हम देखते हैं कि लुफास यहाँ पे शॉक हो जाती है। अरे ये बोल भी सकता है। फिर वो अपनी इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो प्रेशर एरिस को महसूस होता है, उसकी आंखें फैल जाती है। मास्टर, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मास्टर बहुत पहले मर चुकी है। इसके बाद वो पूरी ताकत से लुफास पर हमला करता है। 200 साल बाद फाइनली एक डिसेंट अपोनेंट मिला है। अब इसके बाद एरिस फुल स्पीड में चार्ज करता है और हम देखते हैं कि जमीन कांप उठती है और वो लुफास को सैकड़ों मीटर पीछे धकेल देता है। लेकिन तभी लुफास उसे एक हाथ से रोक देती है। नॉट बैड, तुमने काफी प्रोग्रेस की है। इसके बाद एरिस और जोर लगाता है, लेकिन लुफास हिलती भी नहीं। तुम कितने क्यूट लगते हो जब इतनी मेहनत करते हो। हम देखते हैं कि अगले ही पल वो उसका सिर पकड़कर उसे आसमान में उछाल देती है और फिर वो खुद उड़कर उसके ऊपर पहुंचती है। चलो थोड़ी पेंटिंग करते हैं। और दोस्तों तभी बूम, उसे एक जोर का पंच मारती है और दोस्तों ये एक पंच 10 ट्रक के बराबर होता है। अब इसके बाद एरिस जमीन की तरफ गिरता है, लेकिन लुफास नीचे आकर फिर उसकी चीन पर पंच मारती है और उसे वापस ऊपर उछाल देती है। पूरा मैदान ये जुगलिंग फाइट देखकर दंग रह जाता है। अब आखिरकार लुफास उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन एरिस का शरीर नीली आग से जलने लगता है और उसका फाइनल अटैक मोड एक्टिवेट हो जाता है। गुड, अब असली मजा आएगा। अब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और एक भयंकर धमाका होता है। आगे धूल साफ होने पर सब देखते हैं कि लुफास फिर से एक हाथ से उसका अटैक रोक चुकी थी और इस बार बस एक उंगली से उसे दूर फेंक देती है। अब भी कोई शक कि मैं कौन हूँ? तभी हम देखते हैं कि एरिस इंसानी रूप में बदल जाता है और सीधे उसके गले लग जाता है। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। है ये इतना फैन बॉय कब बन गया? अब उसे अपना पुराना ग्रुप चैट याद आ जाता है, जहां उन्होंने मजाक में एरिस को फैन बॉय बनाने की बात की थी। अब 20 मिनट तक माफी मांगने के बाद एरिस शांत हो जाता है। इसके बाद लुफास उसका स्टेटस देखती है। वह देखती है कि उसका लेवल वही था, लेकिन एबिलिटीज काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। सुनो, मैं अपने 12 हेवनली स्टार्स को वापस लेने आई हूँ और तुम पहला स्टार हो, तो मना मत करना। नहीं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है मास्टर। मास्टर, लेकिन वो नीले बालों वाली है कौन? है सीरियसली? मुझे याद भी है या नहीं? अबे ओए, मैं हमेशा से ही लुफास के साथ थी। ओह, वो बैकग्राउंड वाली, मुझे लगा था कि कोई स्टैचू है। अब हम देखते हैं कि डीना बेचारी कोने में जाकर रोने लग जाती है। अब लुफास यहाँ पर हंसते हुए कहती है, हॉनेस्टली मुझे भी पहले नहीं पता था कि ये है कौन, लेकिन अब ये मेरे बहुत काम की है। सुनो, आखिरकार तुम शहर पर हमला क्यों कर रहे थे? आपका बदला लेने के लिए मास्टर। अगर उन्होंने आपको सील ना किया होता तो इंसान कभी हारते ही नहीं। अब हम देखते हैं कि लुफास उसकी फीलिंग समझती है। सुनो, मुझे किसी से बदला
बदला नहीं चाहिए। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा आखिर? मुझे एक डीमन ने कहा। तभी हम देखते हैं कि सीन यहाँ पर कट हो जाता है और आगे हम डीमन कॉन्टिनेंट को देखते हैं, जहाँ पर मार्क्स नाम का डीमन अपनी सेना तैयार कर रहा था। मार्क्स को पूरा यकीन था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वह तुरंत अपनी सेना को आदेश देता है, चलो हर इंसान को मिटा दो। लेकिन हम देखते हैं कि ठीक उसी पल आसमान से एक भयंकर धमाका होता है और धूल के बीच से लुफास उतरती है। और दोस्तों, जैसे ही उसके पैर जमीन को छूते हैं, मार्क्स की पूरी सेना एक ही पल में खत्म हो जाती है। आखिर ये कौन है? उसे सिर्फ एक चीज समझ आती है कि ये औरत बेहद खतरनाक है। अब हम देखते हैं कि वह खुद नीचे उतरता है ताकि उससे बात कर सके। तभी एरिस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मार्क्स उसे देखकर कहता है, तुम वापस क्यों आए? क्या इंसानों से नफरत हो गई? सुनो, नफरत अभी भी है, लेकिन अब समझ आया उन्हें मिटाने से न मुझे कुछ मिलेगा न मास्टर को, और फायदा सिर्फ तुम जैसे डीमंस का होगा। इसलिए यही सब खत्म करो। अब हम देखते हैं कि मार्क्स यहाँ पर हंसने लग जाता है। मुझे पता था एक दिन तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओगे। अब तुम मेरे काम के नहीं रहे तो तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ मैं। पर तभी लुफास बीच में आ जाती है। पीछे रहो एरिस। अब यहाँ पे मार्क्स थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इंसानों के साथ आखिर ये इतनी ताकतवर औरत है कौन? अबे तेरी माँ है वो। अब हम देखते हैं कि मार्क्स यहाँ पर स्माइल करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 7 डीमन जनरल्स में से एक हूँ। तभी वह अपना अटैक चार्ज करता है और अपनी पावर के बारे में उन्हें बताना शुरू करता है। पर वहीं हम लुफास का रिएक्शंस देखते हैं। हम देखते हैं कि वो बेचारी बोर हो जाती है। यार तुम लोग हमेशा इतना बोलते क्यों हो? तभी दोस्तों हम देखते हैं कि बूम, सीधे मार्क्स के चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है और वो बेचारा उड़ता हुआ आसमान में दूर गायब हो जाता है और यहीं पर फाइट खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लुफास वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वह एरिस से पूछती है कि ये 7 डीमन जनरल्स कौन हैं? हम देखते हैं कि एरिस जवाब देने ही वाला था कि अचानक एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से डीना बाहर आती है। यार उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। वह समझाती है कि ये 7 जनरल 8 साल पहले बनाए गए ये डीमन लॉर्ड के सबसे ताकतवर सबऑर्डिनेट्स हैं। क्या मार्क्स भी उनमें से एक था? अब यहाँ पर डीना सर हिलाती है। हाँ, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। सिर्फ इंसान नहीं, डीमंस भी कमजोर हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे बराबर है, पहला डीमन लॉर्ड और फिर उसका बेटा। अब एरिस को महसूस होता है कि लुफास ने अब तक किसी मॉन्स्टर को मारा नहीं है। हाँ, मैं इन्हें मारना नहीं चाहती, इन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की यार, लेकिन ये आगे चलकर खतरा बन सकते हैं। लेकिन मैंने इसका हल निकाल दिया है। अब हम देखते हैं कि वह अपना मैजिक यूज करती है और सभी मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर उन्हें आदेश देती है, सब अपने घर वापस लौट जाओ और किसी इंसान पर हमला मत करना। हम देखते हैं कि एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब लुफास वापस शहर लौटती है। वहीं मैगिस उसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे तुम वापस आ गई। अब एरिस कंट्रोल में है और जो डीमन जनरल इसके पीछे था वो भी खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि मैगिस की आंखों में पहली बार सुकून दिखता है। और बाकी मॉन्स्टर्स का क्या अब वो किसी के लिए खतरा नहीं है? अब हम देखते हैं कि मैगिस उसे ध्यान से देखता है। अब मुझे कोई शक नहीं, तुम वही हो। अब वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब लुफास यानी कि सैफिल का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। क्या ये वही मैजिस है? अब उसे अपने पुराने गेम के दिन याद आते हैं जहाँ वो दोनों दोस्त थे। वह मन ही मन उम्मीद करता है कि शायद ये वही पुराना साथी हो। अब जैसे ही मैजिस किले में पहुँचता है, कई नोबल्स उसे घेर लेते हैं। अब ठीक है, हम बहुत चिंतित थे, लेकिन डीना उसे तुरंत समझाती है कि ये सब बस दिखावा है। अब मैजिस बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वह सैड होता है क्योंकि जिन लोगों को शहर की रक्षा करनी चाहिए थी वह सिर्फ खुद को बचाने में लगे थे। अब हम देखते हैं कि वह लुफास को अपने ऑफिस में ले जाता है। तुम यहाँ अपने असली रूप में रह सकती हो। अब लुफास धीरे से सिर हिलाती है और अपने पंख बाहर निकाल देती है। अब मैजिस ये सब देखकर दंग रह जाता है, लेकिन लुफास का दिल थोड़ा टूट जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि मैजिस उसे देखकर डर रहा होता है, जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। मैजिस उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वह निराश है। सुनो, क्या तुम बदला लेने आई हो? क्योंकि हमने तुम्हें पहले सील किया था। नहीं, मेरा वापस आना बस एक एक्सीडेंट था। तुम लोग किसी हीरो को समन करना चाहते थे, लेकिन गलती से मैं आ गई। अब उसे एहसास होता है कि मैजिस अभी भी गिल्ट में जी रहा है। उसे लगता है कि अगर उन्होंने लुफास को सील ना किया होता तो डीमंस हार चुके होते। दुनिया उसे हीरो मानती है, लेकिन वो खुद को अपराधी समझता है, इसलिए शायद वो सालों से खुद को सजा दे रहा है। सुनो, पुरानी बातों के लिए खुद को सजा देने का कोई मतलब नहीं है। सच ये है, तुमने उस समय एक बेहद खतरनाक दुश्मन को हराया था और आगे भी वही करो जो तुम्हें सही लगे। अब मैजिस उसकी ओर देखता है। आखिर तुम इतनी दयालु
दयालु कैसे हो सकती हो? हमने ही तुम्हें सील किया था, फिर भी तुम हमें माफ कैसे कर सकती हो? अब हम देखते हैं कि लुफास एकदम से चुप हो जाती है। वो अंदर ही अंदर कहती है कि वो सब बस मेरे लिए एक गेम था, लेकिन अब ये दुनिया असली थी। इसलिए दोस्तों, लुफास ने कभी असली इमोशंस कभी महसूस ही नहीं किए थे। लेकिन फिर भी वो कहती है कि अगर तुम सबने मेरे खिलाफ बगावत की तो उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। शायद मैं एक अच्छी शासक नहीं बन पाई। नहीं, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। जो हमने किया उसके लिए सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लुफास इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। सुनो, जो हुआ वो अब पास्ट है, लेकिन तुम अभी भी इस देश के हीरो हो। तुम्हें सिर ऊंचा रखकर जीना चाहिए। अब इतना सुनते ही मैजिस की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती है, जब वो सब दोस्त साथ में हंसते थे, लड़ते थे और एक फैमिली की तरह रहते थे। और आखिरकार वो लुफास की बात मान ही लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुफास अपनी मैजिक से लिविया की खोई हुई एचपी वापस रीस्टोर कर देती है। मैजिस उसे दिल से थैंक यू कहता है और वहीं लिविया वापस पानी में लौट जाती है। लुफास एरिस से माफी मांगती है, लेकिन एरिस अभी भी मैजिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो साफ मना कर देता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुनो, अब तुम क्या करने वाली हो? लुफास कहती है कि मैं अपना सफर जारी रखूंगी जब तक मैं अपने 12 स्टार्स वापस हासिल ना कर लेती। तभी आगे डायना उसे बताती है कि अगला टारगेट है लिब्रा, जो ब्लैक विंग्स ग्रेव की गार्ड है। अब लीना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, ये ब्लैक विंग ग्रेव क्या है? अब डायना उसे समझाती है कि जब लुफास को सील कर दिया गया था, तब लोगों ने मिलकर उसकी याद में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेव बनाई और उस ग्रेव की सबसे ऊपरी मंजिल पर उसके सारे पुराने ट्रेजर्स और लेजेंडरी आइटम्स रखे गए और उन सब की रक्षा की जिम्मेदारी लिब्रा को दी गई थी। यार, लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं जो मेरी ग्रेव लूटने के लिए लिब्रा से लड़ने जाते हैं? मैजिस उसे बताता है कि अब दुनिया में हथियारों की पावर काफी कम हो चुकी है और असली लेजेंडरी वेपन्स सिर्फ उसी ग्रेव में बचे हैं। इसलिए इंसान डिस्परेटली उन्हें पाना चाहते हैं ताकि डीमन आर्मी से लड़ सके, लेकिन लिब्रा के रहते कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाता। अब लुफास को समझ आता है कि ये सब संभालना मैजिस के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सुनो, जब तुम अपने ट्रेजर्स वापस ले लो तो जो चीजें तुम्हें नहीं चाहिए उन्हें वही छोड़ देना, इससे हमारी मदद होगी। हम देखते हैं कि लुफास इसके लिए भी मान जाती है। अब जाने से पहले मैजिस उससे कुछ कहता है, सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। फिर वो अपनी मैजिक से लुफास के बड़े पंख गायब कर देता है और उसके लिए एक नया आउटफिट बना देता है। अब लुफास को चलने फिरने में काफी आसानी महसूस होती है। अब वहीं इसके बाद लुफास एक बार फिर उस लड़के को ढूंढने जाती है, गॉन, जिसने पहले उसकी मदद की थी। हम देखते हैं कि गॉन उसे देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी खूबसूरत औरत आखिर मुझसे बात क्यों कर रही है। तभी लुफास धीरे से अपने गॉगल्स उतारती है और तभी गॉन यहाँ पर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि जिस इंसान की उसने मदद की थी वो कितनी खूबसूरत थी। अब यहाँ पर लुफास बस मुस्कुराकर उससे कहती है, मैं तुम्हें बस थैंक यू बोलने आई थी। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो गॉन उन्हें रोकता है, सुनो, क्या तुम सच में वही लुफास हो? लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है, नहीं, रहने दो, वो तो सिर्फ एक लेजेंड है और वो तुम नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगल के अंदर मार्क्स जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरता है। उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ लुफास ही इतनी ताकतवर हो सकती है, लेकिन अगर वो सच में वापस आ गई है तो उसके सारे प्लान्स खत्म हो जाएंगे। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उसके सामने एक मिस्टीरियस औरत आती है, सुनो, तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है, अब एक बेकार पपेट की तरह गायब हो जाओ। इसके बाद वो अपनी उंगलियां चटकाती है और अगले ही पल मार्क्स पूरी तरह मिट जाता है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और वहीं हम देखते हैं सबसे डरावनी बात कि वो औरत बिल्कुल लुफास जैसे दिखती है। अब लुफास का अगला टारगेट होता है लिब्रा, लेकिन उसकी ग्रेव लगभग 500 किलोमीटर दूर है। डायना उसे सजेस्ट करती है कि एक गोलेम बना लेते हैं, उस पर बैठकर आराम से ट्रेवल करेंगे। लेकिन लुफास उससे कहती है, तुम चाहो तो टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधे पहुंच सकती हो। अरे, टेलीपोर्टेशन मैजिक सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। यार, वैसे भी मुझे एक रोड ट्रिप का मजा लेना है। सुनो, तुम जो गोलम बना रही हो उसमें एक बेड भी डाल देना ताकि रात को बाहर ना निकलना पड़े। अब ये सुनकर लुफास थोड़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा गोलेम नहीं बनाया था जिसमें चलना फिरना और सोना तीनों पॉसिबल हो। लेकिन फिर भी लुफास हार नहीं मानती। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो वो कोशिश जरूर करेगी। और फिर शुरू होता है उसका गोलेम क्रिएशन प्रोसेस। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी गोलेम आर्मी खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती है और देखते ही देखते उनसे बेसिक फर्नीचर भी तैयार कर देती हैं। ये देखकर तो डायना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह, ये तो मजेदार रोड ट्रिप बनने वाली है। लेकिन फिर भी वो एक और डिमांड रख देती है, यार अगर एक सॉफ्ट बेडिंग भी बना दो तो मजा ही आ जाए। अब लुफास चारों तरफ देखने लगती है कि आखिर कवर और कुशनिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, और तभी उसकी नजर जाती है एरिस पर और बस कुछ ही देर के बाद पूरा सेटअप तैयार हो जाता है।
हम देखते हैं कि बेचारा एरिस समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। तभी डायना को याद आता है कि अरे हमने अपनी इस आर्मी का तो नाम ही नहीं रखा। अब लुफास यहाँ पर थोड़ी देर सोचती है और फिर वो नाम रखती है टाइना। अब कई घंटों के सफर के बाद रात हो जाती है। यार सुनो, यहीं पर कैंप लगा लेते हैं। अब जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, डीना को एक अजीब सी खुशबू आती है। वो झाड़ियों की तरफ जाती है और वहाँ उसे मिलता है एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग। ये देखते ही डीना को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। लेकिन वहीं हम लुफास को देखते हैं, वो बेचारी शांत रहती है। हमारी आर्मी में ऑलरेडी बाथ फैसिलिटी है, इसमें आखिर खास क्या है। अब डीना हंसते हुए उससे कहती है, यार ये एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और इसका मजा ही अलग है। और फिर इसके बाद वो एरिस को भी साथ चलने के लिए खींचने लगती है। यार सुनो, मैं एक लड़का हूँ। अब ये सुनकर लुफास को भी याद आता है कि वो भी अंदर से एक लड़का ही है। अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अब जब तक डीना पानी में उतरती है, लुफास दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि डीना उसे भी बुलाती है, अरे तुम भी आ जाओ। अब थोड़ी देर हेसिटेशन के बाद लुफास आखिरकार पानी में जाने के लिए मान ही जाती है। अरे रुको, बिना बाल बांधे मत आना। और वो बाहर आने लगती है, लेकिन लुफास उसे तुरंत रोक देती है। अरे नहीं, तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रही हूँ। क्योंकि दोस्तों उसने तौलिया भी नहीं पहना था। फिर डीना उसके बाल बांध देती है, लेकिन जैसे ही वो गर्म पानी में जाती है, उसके पंख झड़ने लग जाते हैं। अब लुफास तुरंत माफी मांगती है, यार सॉरी, पानी गंदा हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि डीना हंसकर इग्नोर कर देती है। अब दोनों आराम से नहा रहे होते हैं। तभी सैफिल को एक अजीब सा एहसास होता है, यार इतनी पास होने के बावजूद मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। क्या मैं पिछली जिंदगी में गे तो नहीं थी? इसी बीच डीना नोटिस करती है कि लुफास कहीं खोई हुई है और उसका ध्यान हटाने के लिए वो एक मेंढक दिखाती है। यार ये मेंढक ही तो है, इसमें आखिर खास क्या है? तभी डीना उसे इंटरेस्टिंग जानकारी देती है। सुनो, हरे वाले मेंढक मेल होते हैं और गुलाबी वाली फीमेल। जब मेल्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन फीमेल के साथ जाएगा। और सबसे फनी बात, जब आखिर में सिर्फ 2 मेल्स बचते हैं तो वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो हारता है वो फीमेल बन जाता है। अब ये सुनकर सैफिल शौक में पड़ जाता है, यार कहीं मेरी पसंद भी तो बदल नहीं रही। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अब कुछ देर के बाद सब वापस अपनी टाइना आर्मी में लौट आते हैं। यार अब तुम जाकर नहा सकते हो। हम देखते हैं कि अब एरिस चुपचाप चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आखिरकार वो लोग पहुंचते हैं लुफास के ग्रेव पर और उसे देखकर लुफास खुद हैरान रह जाती है। वो ग्रेव इतनी विशाल थी कि उसके चारों तरफ पूरा का पूरा शहर बस चुका था। अब डीना उसे समझाती है कि जब बहुत सारे एडवेंचरर्स यहाँ आने लगे तो व्यापारियों ने दुकानें लगानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे लोग यहीं बस गए और अब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। अब ये सुनकर एरिस गुस्से में आ जाता है कि ये लोग कैसे हिम्मत कर सकते हैं लुफास जैसी महान हस्ती को बेइज्जत करने की। मैं इस पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लुफास तुरंत उसे रोकती है। सुनो, बिना वजह किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सीधे ग्रेव के अंदर जाएंगे। अब जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, उन्हें कुछ एडवेंचर्स मिलते हैं जो काफी टेंस्ड होते हैं। उनमें से एक बताता है कि 2 महीने पहले हमने एक स्क्वाड अंदर भेजी थी नए एरिना का मैप बनाने के लिए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई। अब ये सुनकर लुफास बेचैन हो जाती है। उसे लिब्रा को जल्दी ढूंढना था ताकि और किसी की जान खतरे में ना पड़े। हम देखते हैं कि एडवेंचरर्स उन्हें वार्निंग देते हैं, सुनो अंदर से कोई भी वापस नहीं आया है, यार तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब ग्रेव के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर बढ़ते हैं, अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। हम देखते हैं कि अंधेरे के बीच धीरे धीरे एक शैडो दिखती है और फिर सामने आता है एक गोलेम। अब डायना उन्हें समझाती है कि जब लुफास को सील किया गया था तब उसके बनाए हुए कई गोलेम्स यहीं रह गए थे और तब से वो इस जगह पर भटक रहे हैं और जो भी अंदर घुसने की कोशिश करता है वो उस पर हमला कर देते हैं। ये गोलेम दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कर सकता है और लगता है ये अब भी तुम्हें और एरिस को पहचान रहा है। लेकिन तभी अचानक वो गोलेम डायना पर अटैक कर देता है। लगता है वो उसे भूल चुका है, ठीक वैसे ही जैसे पहले लुफास और एरिस भी उसे भूल गए थे। लुफास तुरंत अटैक करने का फैसला करती है, लेकिन तभी बाहर से वही एडवेंचरर टीम अंदर आ जाती है। ये वही लोग थे जो उन्हें बाहर मिले थे। इनके टीम का नाम होता है होकाई पार्टी। उनका लीडर जॉन कहता है, हम तुम्हारे पीछे आए, हमें लगा तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। और बिना देर किए होकाई पार्टी गोलेम के सामने कूद पड़ती है डायना को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि उनका टीम वर्क काफी अच्छा था, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गोलेम का लेवल उनसे बहुत ज्यादा था। वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उसे गिरा नहीं पा रहे थे। तभी लुफास एरिस से कहती है, सुनो अब तुम मदद करो। अगले ही पल एरिस अपने जलते हुए मुक्के से गोलेम को एक जबरदस्त पंच मारता है और सिर्फ एक ही वार में गोलेम का काम तमाम हो जाता है। धूल हटने के बाद जॉन तुरंत एरिस के पास जाता है, यार तुमने ये अटैक कैसे किया? लेकिन हम देखते हैं कि एरिस यहाँ पर नर्वस हो जाता है क्योंकि जॉन उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था। तभी हम देखते हैं कि लुफास
लुफास बीच में आकर उससे बोलती है, ओए थोड़ा दूर रहो, तुम उसे डरा रहे हो। अब जॉन तुरंत पीछे हटता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद एडवेंचरर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम देखते हैं कि जॉन होता है वॉरियर क्लास में और लाइट होता है लाइट वॉरियर में, रिचर्ड हैवी वॉरियर और सिर्फ एक शू आर्चर। अब लुफास ये देखकर सोच में पड़ जाती है, पूरा का पूरा टीम सिर्फ वॉरियर्स, ये कितना अनबैलेंस्ड पार्टी है। अब इसके बाद वो अपना परिचय देती है, मैं एक हाई लेवल रेंजर हूँ। अब डायना और एरिस एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या बोले, पर आखिर में दोनों बोल ही देते हैं, हम भी हाई लेवल रेंजर्स हैं। अब ये सुनकर जॉन का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, उसे लगता है कि ये पार्टी उससे भी ज्यादा अनबैलेंस्ड है। यार अगर आप चाहे तो हम सपोर्ट के लिए साथ चल सकते हैं, पर हम देखते हैं कि लुफास उन्हें साफ मना कर देती है, लेकिन तभी डायना तुरंत उन्हें हाँ कर देती है। अब आगे होकाई पार्टी उनके साथ चल पड़ती है। डायना धीरे से लुफास से कहती है, यार इनकी मदद से सफर आसान हो जाएगा, कम से कम तब तक जब तक इनमें से कोई ट्रैप में गिरकर मर नहीं जाता। अब यहाँ पर लुफास मन ही मन सोचती है, ये लड़की थोड़ा ज्यादा ही डेंजरस है यार। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिकॉन टीम जो महीनों पहले गायब हुई थी आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। वो ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम वेपन ट्रेजरी लेकर ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं उनके सामने खड़ी होती है लिब्रा। लिब्रा शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहती है, तुम सबके पास 10 सेकंड्स हैं, इस कमरे से बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हम देखते हैं कि एडवेंचरर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, सुनिए हम दुश्मन नहीं है, हमें हथियार चाहिए डीमन आर्मी से लड़ने के लिए। पर हम देखते हैं कि इससे लिब्रा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है वो तुरंत एक्टिवेट करती है ब्रेकिंग प्रोग्राम। तभी वहां पर एक एनर्जी बबल बनता है जो सभी एडवेंचरर्स को सील कर देता है। अब वो उन्हें उसी के अंदर खत्म करने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि लुफास को थोड़ा रिग्रेट होने लगता है कि उसने होकाई पार्टी को साथ आने क्यों दिया, क्योंकि हर बार जब कोई गोलेम आता है तो ये लोग हीरो बनने के लिए आगे कूद पड़ते हैं और हर बार लुफास को उन्हें बचाना पड़ता है। और सबसे फनी बात, उन्हें सच में लगता है कि उन्होंने खुद गोलेम को हराया है। अब धीरे धीरे वो लोग पहुंचते हैं आखिरी गार्डियन के पास, एक बेहद ताकतवर फाइनल गोलेम। अब लुफास तुरंत समझ जाती है कि अगर ये एडवेंचरर्स आगे गए तो 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएंगे। अब वो उनसे पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ उन्हें मना कर देते हैं। पर तभी डायना उन्हें समझाती है, रिलैक्स, लुफास के पास एक प्लान है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब पीछे हट जाते हैं और लुफास आगे बढ़ती है। वो गोलेम से पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अब गोलेम कुछ पल के लिए रुकता है लेकिन फिर अचानक उस पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि लुफास बिना हिचकिचाए एक ही तेज वार में उसे बीच से 2 टुकड़े में काट देती है। अब इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, वेलकम होम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लुफास रुक जाती है और वो धीरे से कहती है, 2 साल तक इस जगह की रक्षा करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब तुम रेस्ट करो। ये सुनकर गोलेम अब शांत हो जाता है और धीरे धीरे पावर डाउन हो जाता है। हम देखते हैं कि लुफास आगे बढ़ती है लेकिन एडवेंचरर्स उसे फिर से रोकते हैं, यार सुनो ऐसा अकेले मत जाओ। अब हम देखते हैं कि लुफास यहाँ पर इरिटेट हो जाती है, अगर लिब्रा ने तुम पर हमला किया तो तुम सेकंड्स भर भी नहीं टिक पाओगे। अब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही कह रही है। जाने से पहले वो पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? जो तुमने किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब लुफास कुछ पल सोचती है फिर वो उनसे कहती है, मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आगे वो ऊपर की ओर बढ़ जाती है। डायना और एरिस भी यही रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लिब्रा के ब्रेकिंग प्रोग्राम का सामना करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अब ये लड़ाई लुफास को अकेली लड़नी होगी। अब सीढ़ियां चढ़ते हुए लुफास सोच में पड़ जाती है, आखिर मुझे दुख क्यों हुआ उस गोलेम को मारते वक्त? भले ही वो उसी की बनाई चीज थी लेकिन उसके लिए तो ये सिर्फ एक गेम था। दोस्तों अब उसे लगने लगा था कि ये दुनिया सिर्फ एक गेम नहीं है, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। आखिरकार वो ऊपर पहुंच जाती है, वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है लिब्रा। हम देखते हैं कि लिब्रा वही वार्निंग देती है, 10 सेकंड्स में यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि इस बार लुफास कुछ नहीं कहती, वो धीरे से अपना गोगल्स उतारती है और फिर अपने पंख फैला देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिब्रा ध्यान से लुफास को देखती है और अचानक टाइमर रोक देती है। वो जैसे समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने क्या खड़ा है, क्योंकि जो इंसान उसके सामने था वो 99% लुफास जैसे ही दिख रहा था। लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी मेमोरी के हिसाब से हीरोज के साथ उस आखिरी बैटल में लुफास का बचना नामुमकिन था। अब जैसे जैसे वो सोचती है उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है। सुनो इतना मत सोचो वरना तुम्हारा प्रोसेसर जल जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, लिब्रा पहले ही डैमेज हो चुकी थी। इसके बाद लुफास धीरे से आगे बढ़ते हुए कहती है, सुनो मैं पास आ रही हूँ ताकि मैं तुम्हें रिपेयर कर सकूँ। अब जैसे ही लिब्रा ये सुनती है उसका डिफेंस प्रोटोकॉल अपने
अपने आप एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक लुफास को अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वो उसे वार्निंग देती है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझे फोर्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लुफास रुकती नहीं है। वो शांत आवाज में पूछती है, तो फिर तुम क्या करोगी? तभी आगे हम देखते हैं कि लिब्रा अपना ब्रेकिंग प्रोग्राम एक्टिवेट कर देती है और पूरी जगह एक बैटल फील्ड में बदल जाती है। अब लुफास एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही लिब्रा फायरिंग शुरू करती है, लुफास तुरंत डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगती है। आगे काफी देर तक चेस चलता है। फिर आखिरकार लुफास को एक ओपनिंग मिलती है और वो सीधा काउंटर अटैक करती है। हम देखते हैं कि अब हालत उलट चुके थे। अब लुफास लिब्रा का पीछा कर रही थी। हम देखते हैं कि लिब्रा दूरी बनाए रखने के लिए लगातार गन फायर करती है, लेकिन लुफास अपने पंखों से बुलेट्स को ही रिफ्लेक्ट कर देती है और वो बुलेट्स जाकर सीधा लिब्रा की गन पर लगती है, जिससे वो डिसेबल हो जाती है। अब लिब्रा अलग अलग अटैक्स ट्राई करती है, लेकिन लुफास के सामने कुछ भी काम नहीं आता। आखिर में लिब्रा अपना करंट डोमेन डीएक्टिवेट करती है और एक नया डोमेन एक्टिवेट करती है। अब जैसे ही ये होता है, लुफास तुरंत समझ जाती है कि ये इसका अल्टीमेट अटैक है, जो करीब 99,000 डैमेज देता है। नॉर्मल इंसान के लिए इस अटैक रेंज में आना मतलब इंस्टेंट डेथ थी, लेकिन हम देखते हैं कि लुफास उल्टा एक्साइटेड हो जाती है। आखिरकार मुझे इस दुनिया में डैमेज महसूस होगा। अब जैसे ही लिब्रा अपनी वोलेंट एनर्जी वेव छोड़ती है, लुफास को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो, लेकिन उसकी एचपी इतनी ज्यादा थी कि वो आराम से पूरा डैमेज सह लेती है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार लिब्रा के सामने पहुंच जाती है। तभी लिब्रा तुरंत उसके चेहरे पर लेजर ब्लास्ट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि लुफास झुककर उसे इजिली डॉज कर लेती है और इससे पहले कि लिब्रा अपनी स्वॉर्ड आर्म से अटैक करे, लुफास उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहीं पर रोक देती है और फिर वो उसे रिपेयर करना शुरू कर देती है, उस डैमेज को जो उसने इतने सालों तक ग्रेव की रखवाली करते हुए झेला था। सुनो, इतनी देर से वापस आने के लिए मुझे माफ करना। अब जैसे ही लिब्रा के लॉजिक यूनिट्स फिर से स्टेबलाइज होते हैं, वो फाइनली रिकॉग्नाइज कर लेती है उसके सामने खड़ी शख्सियत सच में उसकी मास्टर है। अब उसे इस ग्रेव की रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे लिब्रा खुद को पावर डाउन कर देती है, क्योंकि इतने सालों के बाद उसे अब एक लंबी रेस्ट की जरूरत थी। लेकिन अब लुफास के सामने एक नई प्रॉब्लम थी। यार, मैं नीचे जाकर एडवेंचरस को ये सब कैसे समझाऊं बिना अपनी पहचान बताए? हम देखते हैं कि वो नीचे लौटती है और चुपके से कोने से झांक कर देखती है कि आखिर सब कैसा चल रहा है, लेकिन वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ सिर्फ डायना और एरिस खड़े थे। अब वो तुरंत उनसे पूछती है, बाकी एडवेंचरस कहाँ गए? अब डायना यहाँ पर बिल्कुल कैजुअली जवाब देती है, यार मैंने उनके दिमाग में कुछ फॉल्स मेमोरीज डाल दी। अब ये सुनकर लुफास को याद आता है कि डायना के पास माइंड मैनिपुलेशन पावर्स है, लेकिन अब उसे अपनी आंखों से देखकर उसे सच में थोड़ा डर लगता है। डायना उसे आगे बताती है, मैंने उनके दिमाग में डाल दिया कि जब वो यहाँ पहुँचे तो लिब्रा पहले से ही घायल थी और उन्होंने ही उसे हराया। अब लुफास यहाँ पर थोड़ा शॉक्ड होकर पूछती है, क्या तुमने ये सब पहले से प्लान कर लिया था? हाँ यार, ये लड़की तो काफी खतरनाक है। अच्छा है ये मेरी दुश्मन नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में था। अब तीनों डिसाइड करते हैं ट्रेजर रूम की तरफ जाने का। जैसे ही वो वॉल्ट के अंदर पहुँचते हैं, तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा कमरा चमचमाते हुए ट्रेजर से भरा हुआ होता है। दोस्तों, चारों तरफ सोने ही सोने हीरे जवाहरात होते हैं। दोस्तों, यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको ये ट्रेजर मिलता तो आप इसका क्या करते? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे हम देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लुफास पर होता है। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। आखिर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। पर तभी हम देखते हैं कि डीना मुस्कुराकर कहती है, यार तुम्हें हमेशा से शाइनी चीजें पसंद थी, इसलिए तुमने इतने सारे ट्रेजर्स जमा किए थे। ऐसी जगहों पर तुम थोड़ा पागल हो जाती हो। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे लुफास का सामना उसके बाप से होता है, जो पावर में उसे 10 गुना ताकतवर होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलना।